नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। और आज की प्रमुख खबर ये है दोस्तों, कल वैक्सीनेशन होगा। आज वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, कल वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि राजस्थान में हमने आपको कल देर शाम को बताया था 7 बजे कार्यक्रम में 2 लाख डोज राजस्थान को मिली थी। तो उसमें जिलों को जो डोज है वैक्सीन की वो डिवाइड कर दी गई है। और राजस्थान में जिस प्रकार से हनुमानगढ़ जिले को 10,000 डोज मिली है, वहीं चूरू जिले को निकटवर्ती जिला है उसको 20,000 डोज मिली है दोस्तों। तो कुल मिला के जो हनुमानगढ़ में 10,000 डोज आई है, उसमें से दोस्तों तहसील कस्बों को किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है वो भी हम आपको जल्दी से बता देते। तो बादरा को 1650 डोज मिली है, हनुमानगढ़ को 2100 डोज मिली है, जबकि नौर को 1650, पीलीबंगा को 1500, राउतसर को महज 1100 और संगरिया को 1000, टिब्बी को 1000। कुल मिला के ये 10,000 डोज है जो जिले ने हनुमानगढ़ जिले द्वारा डिवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों, बादरा में जो 1650 डोज है उसके लिए कल की क्या प्लानिंग है मैं आपको बताऊं। तो बादरा में 3 सेंटर दोस्तों बनाए गए हैं और ये जो कल 11 जुलाई को वैक्सीन लगेगी वो कोविशील्ड वैक्सीन है। और ज़्यादा प्राथमिकता दोस्तों रहेगी सेकंड वालों को, जो सेकंड डोज लग रही है उनको इसमें प्राथमिकता रहेगी, लेकिन सभी अपनी अपनी तरफ से यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए पहुँच सकते हैं। किसी को मनाही इसमें नहीं है। आधार कार्ड लेकर आप सुबह जो टोकन दिए जाते हैं वो टोकन आप प्राप्त करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो कुल मिला के किस सेंटर पर कितनी दी गई है दोस्तों, बादरा का जो मुख्य है पहले उस सेंटर को तोड़कर यूनानी चिकित्सालय को दिया गया था, उसको वापस पुनः स्थापित कर दिया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक सीनियर विद्यालय जो है खेल स्टेडियम के पास उसमें लगेगी और 250 वैक्सीन की डोज यहाँ के लिए निर्धारित की गई है दोस्तों। इसके अलावा जो 2 सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों वो चुनावी वार्डों में बनाए गए हैं। जिस प्रकार से आगे उपचुनाव होने जा रहे हैं नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 35 में, तो इन 2 वार्डों में बादरा कस्बे में अलग से 2 सेंटर बनाए गए हैं। और एक सेंटर जो वार्ड नंबर 35 का सेंटर है वो दोस्तों भारत सैनिक स्कूल में बनाया गया है। और भारत सैनिक स्कूल में 100 वैक्सीन की डोज जो है निर्धारित की गई है, दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों वार्ड नंबर 12 में जो वैक्सीन स्थल बनाया गया है वो कायम खानी धर्मशाला जो है पानी की टंकी के पास दोस्तों, उसमें एक वो सेंटर बनाया गया है। और ये दोनों ही चुनावी वार्डों के सेंटर हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर सेंटर बताऊं मैं आपको तो शेरपुरा का सेंटर एक रतनपुरा में बनाया गया है 100 वैक्सीन के लिए। और उत्तरादावास का सेंटर उत्तरादावास में ही बनाया गया है 100 वैक्सीन के लिए, जबकि गदरा का सेंटर गदरा में बनाया गया है 100 वैक्सीन के लिए। और इसके अलावा दोस्तों शेरपुरा का एक सेंटर शेरपुरा में बनाया गया है 100 वैक्सीन के लिए। कर्णपुरा का भी एक सेंटर कर्णपुरा में स्थापित किया गया है, 100 वैक्सीन की डोज वहाँ लगेगी। और इसके अलावा दोस्तों नेठराणा का भी एक जो सेंटर है PHC CHC इनमें वो नेठराणा में लगाया गया है। और बिरानी का एक सेंटर बिरानी में लगाया गया है। गदरा का एक सेंटर जो है बानगढ़ में लगाया गया है। इसके अलावा कलाड़ा का एक सेंटर जो है चौबारा में लगाया गया है। और अनूप शहर का मालकस में लगाया गया है, छानीबड़ी का छानीबड़ी में ही और गांधीबड़ी का गांधीबड़ी में ही। और इन सभी सेंटरों में 100 वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई है। और कुल मिला के ये टोटल बनती है दोस्तों 1650 डोज। तो ये 1650 डोज कल लगनी है। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा आप वैक्सीन स्थल पर पहुँचे और अपने आप को वैक्सीन लगवाएं दोस्तों। कल जो वैक्सीन लगी थी उसकी डिटेल में आपको बताऊं तो 1246 डोज कल लगी थी और 1100 वैक्सीन कल थी। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से वैक्सीन की पैकिंग आती है उसमें एक्स्ट्रा वैक्सीन आती है और लगभग 20 से 25 वैक्सीन 100 की एक पैकेट में अलग से लग सकती है। तो कुल मिला के कल जो लगी थी बादरा में 3 सेंटरों पर 462 डोज लगी थी। और उत्तरादावास में 105, जनाना में 121, गदरा में 118 और 7 DPN में 103, 6 SDR में 110,
जबकि कुंजी में 117 और शेरपुरा में 110, कुल मिला के 1246 ये डोज लगी थी दोस्तों कल बादरा तहसील क्षेत्र में। तो ये था दोस्तों वैक्सीनेशन का समाचार और प्रमुख समाचार था दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं तो देश में तेजी के साथ दोस्तों हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है, क्योंकि दूसरी लहर अभी गई नहीं है। सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसकी विधिवत घोषणा की है, इसकी विधिवत जानकारी दी है कि दूसरी लहर अभी देश में खत्म नहीं हुई है और किसी प्रकार की गाइडलाइन की अवहेलना करना, गाइडलाइन को तोड़ना, नहीं मानना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और जल्द ही हम इसी दूसरी लहर के दौरान ये तीसरी लहर के बीच में भंवरजाल में फंस सकते हैं। इसके प्रति भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है हमें चेताया है दोस्तों। और आज अगर मैं मामलों का जिक्र करूं दोस्तों, भारत में कितने मामले आए तो आज 42,766 मामले आए हैं। और दोस्तों एक बार फिर से जो मौतों का ग्राफ 1000 से कम आया था, आज फिर 1206 मौतें कोरोना से हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिस प्रकार से जो कोरोना वायरस का बदला हुआ रूप था दोस्तों, डराने वाला डेल्टा का, तो दोस्तों ये जो है हमारे ऊपर खतरे अभी भी बरकरार हैं। और महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में एक प्रकार से तेजी के साथ कोरोना बढ़ा है, इसमें भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से दोस्तों लोग पिछले 1 वर्ष से जिस प्रकार से ये जो कोरोना काल चल रहा था उसके अंदर अपने आप को घुटन सी महसूस लोग कर रहे थे। अचानक दोस्तों ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है, खुलते ही हिल साइडों पर जो घूमने निकले हैं उनकी तादाद दोस्तों वहाँ कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाती हुई हमें दिखाई दे रही है। और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है और देश के विशेषज्ञों द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है कि इस प्रकार की लापरवाही तीसरी लहर को जन्म दे सकती है। तो कुल मिला के मैं अगर आपको पूरा कोरोना का हाल बताऊं तो 37 करोड़ 21 लाख से कहीं अधिक हमारे वैक्सीनेशन देश में हो चुका है। जबकि दोस्तों एक्टिव केस अभी भी 4,55,000 से अधिक एक्टिव केस है देश में। तो दूसरी लहर को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि गई। जिस देश में 4 लाख 4.5 लाख से अधिक एक्टिव केस हो उसमें दूसरी लहर गई, ऐसा हम नहीं बोल सकते। और 97.20 की रिकवरी रेट जरूर अच्छी है, तो इससे हम संतोष कर सकते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आसपास की खबरों का अगर हम जिक्र करें तो नेठराणा गांव की मोक्ष भूमि में दोस्तों बहुत ही शानदार एक डिसीजन, एक निर्णय ग्रामीणों ने लिया है। और जिस प्रकार से ग्रामीणों ने ये डिसीजन लिया है दोस्तों, आप भी गदगद हो जाएंगे उस डिसीजन को सुनकर। और दोस्तों देहात क्षेत्र में हर ग्रामीण अंचल में अगर ऐसी ही घोषणाएं, ऐसे ही अभियान वृक्षारोपण को लेकर चले तो हमारे देश में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी, पर्यावरण की, और जिस प्रकार से पर्यावरण का हाल दोस्तों खराब है। और कोरोना काल में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लाखों की संख्या में मौतें हुई थी दोस्तों। ऐसी दुखद घड़ी को हम भविष्य में ना देखें, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको और हम सबको मिलकर संकल्प लेना होगा पौधारोपण का। तो ऐसा ही एक डिसीजन नेठराणा गांव की गौशाला मोक्ष भूमि में दोस्तों पिछले 9-10 दिनों से किया जा रहा है। ऐसा कार्य 9 बीघा भूमि है दोस्तों मोक्ष भूमि के तले, और इस 9 बीघा भूमि को समतलीकरण करने का कार्य दोस्तों दर्जनों ट्रैक्टर द्वारा, ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। ट्रैक्टर लगाकर इसमें बांध की जा रही है, इस भूमि को समतल किया जा रहा है। और एक प्रकार से झाड़ झखाड़ मारवाड़ी में कहते हैं दोस्तों, ऐसा एकदम बज्जड़ बियावान सा क्षेत्र था, उसको साफ सुथरा बनाकर दोस्तों वहाँ पौधारोपण का कार्य ऐतिहासिक रूप से नेठराणा गांव का आज तक का सबसे बड़ा पौधारोपण मोक्ष भूमि में किया जाएगा। और ये बहुत बड़ा डिसीजन दोस्तों ग्रामीणों ने लिया है और इसके अंदर लगातार ग्रामीण लगे हुए हैं, युवा लगे हुए हैं और सभी ग्रामीणों का इसमें सहयोग है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो दूसरी लहर के दौरान जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, ऐसी योजनाएं हमारे लिए जीवनदायिनी साबित होने वाली है दोस्तों। और ज़्यादातर अगर औषधीय पौधे लगाए जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ हमें
मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों छानीबड़ी की कल्याण भूमि में भी धर्मवीर कुलड़िया के नेतृत्व में, जो कि बहुत बड़े पर्यावरण मित्र के रूप में जाने जाते हैं, और लगातार छानीबड़ी में धर्मवीर कुलड़िया का योगदान जो वृक्षारोपण में और पौध तैयार करने में नाम आता है दोस्तों, ऐसा आसपास के क्षेत्रों में किसी का नाम नहीं आता, क्योंकि धर्मवीर कुलड़िया के नेतृत्व में दर्जनों बच्चे दोस्तों कल्याण भूमि में नए पौधों की पौध तैयार कर रहे हैं, बीज डालकर दोस्तों। और इस प्रकार से नीम, जामुन आदि अनेक किस्म के पौधे हैं इसमें तैयार की जा रही है। इसकी एक अलग से वीडियो भी हमने साफ संदेश में डाली है दोस्तों, वो जरूर देखिएगा। और नेट राणा की भी ऐसी वीडियो हमने डाली है दोस्तों। ये एक प्रेरणा का स्रोत होती है ऐसी खबरें, ऐसे वीडियोज। तो हम ऐसी खबरों से कतई साफ संदेश के दर्शकों को महरूम नहीं रखना चाहते। ऐसी खबरों को हम लगातार दिखाते हैं दोस्तों, और ऐसी खबरें हम आगे भी दिखाते रहेंगे जो हमारे युवाओं को प्रेरणा जगा सके, युवाओं में, और भविष्य के लिए और पर्यावरण के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए दोस्तों, जो खबरें जो है एक नज़ीर पेश करती हुई ऐसी खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तो छानीबड़ी के पर्यावरण मित्र दोस्तों धर्मवीर कुलड़िया के नेतृत्व में बच्चों ने शानदार तरीके से काम करते हुए और नर्सरी में एक बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए हैं, जो निकट भविष्य में पौधारोपण कर दोस्तों हरियाली का काम करने के काम में आएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आज मैं एक और घटना का खबर का जिक्र करूं तो जयदीप डूडी कांग्रेस के सरकार में पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं। उनके नेतृत्व में दोस्तों डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, और इस हस्ताक्षर अभियान में जो कांग्रेस के देहात ब्लॉक अध्यक्ष है सतपाल नेहरा, वो भी उनके साथ रहे, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी रहे दोस्तों। आने जाने वाले मोटरसाइकिल या किसी वाहन में तेल डलाने के लिए आने वाले लोगों के हस्ताक्षर इसमें करवाए गए बड़ी संख्या में। तो जयदीप डूडी के नेतृत्व में कौन कौन कार्यकर्ता थे, मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो इसमें दोस्तों दुष्यंत डूडी, रणजीत दुहारिया और ईश्वर यादव और राजा राम, सिंगाराम, शंकर दानिया और रितेश यादव, सुभाष बिश्नोई, राजेंद्र गोदारा, महेंद्र कसवार, लीलाधर बराला, राम कुमार गढ़वाल और रामेश्वर लाल, लखीराम पालड़ी, योगेश मेहण और तौफीक खान, राजेश मोटसरा के अलावा अनिल सिला और विजय गणसन के अलावा अनेकों कार्यकर्ता दोस्तों जयदीप डूडी के टीम में लगातार हस्ताक्षर अभियान में मेहनत करते हुए, वर्किंग करते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिला के पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, बढ़ी हुई कीमतों को लेकर ये प्रदर्शन, ये अनोखा तरीका जो है कांग्रेसियों ने निकाला है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक सवाल है, राजस्थान में कहीं ना कहीं ये कीमतें ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान का जो टैक्स ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ जो जिस प्रकार से शुल्क राजस्थान सरकार लेती है, जिसके चलते राजस्थान में कहीं ना कहीं और आसपास के अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल डीजल के दाम जो है कहीं ज़्यादा है। तो कुल मिला के छोटी सी समीक्षा आज हम दोस्तों ये करेंगे कि आखिर बादरा क्षेत्र में कांग्रेस का सर्वमान्य नेता कौन है। दोस्तों इस छोटी सी समीक्षा में आप गौर कीजिएगा, बादरा में कांग्रेस का वर्तमान में सर्वमान्य नेता कौन सा है, जो कि 2.5 साल बाद होने वाले एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जिसके नाम पर पार्टी जो है टिकट देने का विचार कर सके। दोस्तों ऐसा नेता कौन है? पूर्व विधायक जयदीप डूडी संसदीय सचिव, या फिर पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी, जो कि गत विधानसभा चुनाव में भी उनको टिकट दी गई थी, 37,000 वोट उन्होंने लिए थे, या फिर दोस्तों इसके अलावा कोई नया चेहरा जैसे दयानंद बेरवाल, दोस्तों समाज सेवी चेहरा है, या फिर दयानंद बेरवाल, या फिर संदीप ढूकिया जैसा एक करिश्माई नेता। लेकिन ठीक है, लगातार बादरा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका संदीप ढूकिया की नहीं रही है, या फिर इसके अलावा दोस्तों कोई और नेता, शेर सिंह बेनीवाल आदि अनेकों लीडर कांग्रेस में है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में नेतृत्वकर्ता का बादरा में अकाल हो, ऐसा नहीं है। लेकिन करिश्माई नेतृत्व का, या जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बादरा जैसी विधानसभा में मौजूद है,
उन सभी कार्यकर्ताओं को एकता की डोर में बांधकर, एकता के रूप में उनको इकट्ठे कर दोस्तों उनका नेतृत्व किया जाए, उनको एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया जाए। ऐसा लीडर कांग्रेस का यहाँ कौन है? तो आप विचार कीजिएगा। हम आपको बताएं तो नाम इतने ही हैं दोस्तों, भादरा से नाम कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसके अलावा कुछ नामों की चर्चाएं लगातार क्षेत्र में चर्चा का विषय रहती है। नए नाम दोस्तों, बहुत से ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक घराने तो बेशक नहीं होंगे, लेकिन बड़े घराने जरूर हैं। उन घरानों के कई नामों की चर्चाएं होती है कि फला को कांग्रेस की टिकट दी जा सकती है। तो दोस्तों, कांग्रेस में नेता कौन है आखिर? इस सवाल के ऊपर एक चीज़ ये भी है कि जिस प्रकार से बलवान पूनिया कामरेड नेता भादरा का विधायक बने हैं 82,000 से अधिक वोट लेकर, और जिस प्रकार से दोस्तों बलवान पूनिया आगे बढ़े हैं, कांग्रेस के कंधों पर पैर रखकर बलवान पूनिया आगे बढ़े हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है। अगर आपको याद हो तो जयदीप डुड्डी ने प्रधान बनने के दौरान बलवान पूनिया की मदद की थी। उनके बगैर प्रधान का चुनाव बलवान पूनिया के लिए टेढ़ी खीर साबित होता। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर देखें तो कहीं ना कहीं जयदीप डुड्डी ने यहाँ जो कस्बे का पालिका चेयरमैन का चुनाव है उसमें भी जयदीप डुड्डी ने भूमिका निभाई है। उससे पहले भी दोस्तों देखें तो जयदीप डुड्डी ने बलवान पूनिया को विधायक बनने में भी कहीं ना कहीं सहयोग किया है। उससे पहले भी जब दोस्तों बलवान पूनिया के आगे बढ़ने की बात है तो जयदीप डुड्डी उनकी ताकत बनकर पीछे से बलवान पूनिया को मजबूत करने का काम किया है। तो क्या किसी अन्य लीडर को मजबूत करते हुए जयदीप डुड्डी ने अपने राजनीतिक कैरियर का यहाँ कबाड़ा नहीं कर लिया? दोस्तों इस विषय पर सोचिएगा। इतना बड़ा लीडर दोस्तों लालचंद जी डुड्डी परिवार का एकमात्र ऐसा शख्स जो भादरा में विधायक भी बना और बहुत बड़ी संख्या में 76,000 के रूप में क्षेत्र में वोट लिए। लेकिन क्या कारण रहे कि अगली ही योजना में 11,000 तक वापस डाउनफॉल का इनको हर्ष झेलना पड़ा? दोस्तों ऐसा क्या हो गया था? क्या जयदीप डुड्डी को यहाँ के क्षेत्र के लोगों की पकड़ नहीं रही, राजनीति की इतनी समझ नहीं रही, या बहुत बड़ी गलतियाँ की और उनको एहसास नहीं हुआ? ऐसा हुआ क्या बलवान पूनिया भी इसी राह पर चल रहे हैं? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है। क्या भविष्य में कांग्रेस की टिकट और माकपा की एक प्रकार से दोनों इकट्ठी करके समझौते में बलवान पूनिया के खाते में जाएगी? ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। इसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हमारी समीक्षा का उद्देश्य यही था दोस्तों। जिस प्रकार से आज हमने एक हस्ताक्षर अभियान देखा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़े हुए और जयदीप डुड्डी को एक प्रकार से संघर्ष करते हुए देखा, तो एक अनावश्यक रूप से दिमाग में एक इस प्रकार का सवाल जो है क्रोध गया कि आखिर जयदीप डुड्डी इस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, क्या कांग्रेस टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या भविष्य में कांग्रेस जयदीप डुड्डी के ऊपर दोबारा विश्वास कायम करेगी? तो इस प्रकार के सवाल है दोस्तों। जयदीप डुड्डी को भी सोचना है कि वो कहाँ है। दोस्तों हमने एक प्रकार से निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ समीक्षा की है। कांग्रेस पार्टी को भी सोचना है कि कौन सा लीडर जो है उनको आगे बढ़ा सकता है और क्षेत्र में कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को पुनः प्रदान करने में उस करिश्माई नेता का योगदान हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना है। और जिस प्रकार से यहाँ डॉक्टर सुरेश चौधरी को भी कांग्रेस ने आजमाया है और जयदीप डुड्डी को भी कांग्रेस ने आजमाया है, क्या नया चेहरा कांग्रेस की आगे सोच होगा, कांग्रेस की आगे उपलब्धि होगी? ये देखने वाली बातें हैं। तब तक के लिए दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर एक नई समीक्षा के साथ, नए खबरों के साथ और नए कार्यक्रमों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।